Hello friends, how are you? I am J.R. Kumawat. Welcome back in this online classes at YouTube and Facebook page at J.R. Kumawat Sir English Tutor. मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसको हम नरेशन कहते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक हो, उसमें इसमें जो सवाल होते हैं वो अवश्य इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इस टॉपिक से 100% सवाल पूछे जाते हैं और मोस्टली सवाल आपको सेंटेंस ट्रांसफर का पूछा जाता है कि डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा, जैसे राम said to me he is a good boy। अब ऐसा मैंने ये सिंपल सेंटेंस लिया है और इस प्रकार से सेंटेंस पूछा जाएगा कि इसका इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। इस प्रकार से इस हिसाब से सेंटेंस पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से। चाहे कॉम्पिटिटिव कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश की अगर बात आती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का इतना वेटेज रहेगा किसी एग्जाम में, तो उसमें 100% इसका पूछा जाता है। तो इस कारण से इसको ध्यान से समझिए और आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक एक करके पूरी चीजें क्लियर कर लूंगा, कोई और झंझट इस टॉपिक के संबंध में नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान से आप देखते जाइए। देखो मित्रों, नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट या कथन, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके दो पार्ट होते हैं। देखो, वक्ता के कथन या स्टेटमेंट को ही हम नरेशन या स्पीच कहते हैं। और किसी भी कथन को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? देखो, हम किसी भी बात को दो तरह से कहते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लिए। अब किसी के द्वारा कही गई बात को अपन ज्यों का त्यों कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ध्यान से समझिए, वक्ता के द्वारा कहीं हमने जो बात सुनी है उसी बात को आकर के आपके सामने मैंने कहीं जैसे बात सुनी थी, उसी बात को आकर के मैं आपको उसके द्वारा कही गई बात को उनके हिसाब से कह देता हूं, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम ने कहा था कि राजा जंगल में दौड़ रहा था। अब मैं ये बात उसने कही थी और उसी बात को मैंने ज्यों की त्यों आकर के आपको बताई। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों की त्यों आकर के आपको सेम टू सेम कंडीशन में बताना, किसी भी शब्द का परिवर्तन ना करना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को मैं आपको आकर के बताता हूं और मेरे हिसाब से आपको आकर के बताता हूं, तो जो वक्ता के द्वारा कही गई उस स्टेटमेंट को मैं मेरे हिसाब से आपको जो बताता हूं, उस मेरे हिसाब से बताई गई स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूं, जैसे सोहेल या रोहित ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब रोहित ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये बात किसने कही? रोहित ने कही। लेकिन रोहित के उस डायरेक्ट स्टेटमेंट को मैंने कैसे कहा, आपको आकर के कैसे बताता हूं कि रोहित ने कहा कि वह कर। अब रोहित ने कहा था मैं, और मैं को मैंने किस में कन्वर्ट किया? वह ही में। तो जो मैं का ही में कन्वर्ट होना और मैं कल जयपुर जाऊंगा यानी उस दिन जयपुर जाएगा, तो ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने हिसाब से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब ये डायरेक्ट जब स्पीच होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये देखो, एक इन्वर्टेड कोमा है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है। अब ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आरवी कहते हैं। क्या कहते हैं?
आरवी। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को जिसमें वर्ब इंक्लूड होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को जिसमें स्टेटमेंट होता है, जिसमें कथन होता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसको हम आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएस, शॉर्ट फॉर्म आरएस और ये आरवी। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये रिपोर्टेड स्पीच इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको कहीं पर भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके दो पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इन सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहली बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर टू नहीं आया हुआ होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेम टू सेम रहेगी इनडायरेक्ट बनाते समय। इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए से है, सेज है, सेड है, विल से है, तो अगर ये इसके बाद में टू नहीं आया हुआ होता है, ये जो टू आया है, यानी कि टू आने का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आया हुआ होगा, लेकिन टू नहीं आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कोई बदलाव इस रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होगा और वो सेम टू सेम यानी यथास्थिति में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू आया हुआ हो तो देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अगर यहां पर सेड टू है तो सेड टू का क्या किया जाएगा? टोल्ड किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में टोल्ड किया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड किया जाएगा। ये मैं आगे आपको कंजक्शन की कौन सा चेंज है, कंजक्शन कौन सा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि सेड टू का टेल होगा, सेज टू का टेल्स होगा, सेड टू का टोल्ड होगा। ये किसमें आएगा? ये किसमें होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन इसका मैं एक टाइम टेबल देता हूं आगे। देखिए नेक्स्ट, सेकंड रूल क्या होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में हो, क्या हो? पास्ट टेंस में हो, तो हमें क्या क्या परिवर्तन होंगे और उसके साथ में इसमें आया हुआ, भले ये पास्ट टेंस में हो या ना हो, लेकिन इसके अंदर जो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन होगा, उस पर्सन में क्या क्या परिवर्तन होगा वो मैं समझाता हूं। देखो यहां पर मैंने एक SON बट्टा 1 2 3 का फॉर्मूला दिया है। SON बट्टा 1 2 3, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अब ये 1 2 3 दिया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो ये फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, सी, इट और दे। अब आपके बात समझ में आएगी वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, टोटल 7 हो गए। ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, पता ही आपको, मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए तब ये समझाया था। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। मित्रों इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, इसमें कोई फर्स्ट पर्सन आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, मैंने यहां समझाया भी है तीनों। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है ना, जो ये फर्स्ट पर्सन इसमें कोई होता है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच, इस रिपोर्टेड स्पीच में से कोई सेकंड पर्सन आया हुआ है, यू आया हुआ है, इसका मतलब तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड इस भाग में आया हुआ कोई भी सेकंड पर्सन, चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका सेकंड पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
इस बात का ध्यान रखना है। और अगर इस भाग में कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है तो थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ थर्ड पर्सन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसको अपने आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज करिए, समझिए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी इन्वर्टेड कोमा के बाद में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो टेंस से संबंधित क्या परिवर्तन होंगे? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डू नॉट या डज नॉट है तो उसके स्थान पर डिड नॉट हो जाएगा। मीन्स पास्ट सिंपल के स्थान पर प्रेजेंट सिंपल के स्थान पर पास्ट सिंपल हो जाएगा। और इज आर एम के स्थान पर वाज वर हो जाएगा। कंटिन्यू के स्थान पर कंटिन्यू। परफेक्ट के स्थान पर पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट। यानी हैज हैव के स्थान पर हैड, हैज या हैव प्लस बीन के स्थान पर हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और डिड नॉट प्लस है तो उसके स्थान पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी डिड नॉट प्लस यहाँ पर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो उसके स्थान पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वाज या वर है तो उसके स्थान पर हैड बीन हो जाएगा। वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। विल या शेल है तो उसके स्थान पर शुड या वुड हो जाएगा। कैन है उसके स्थान पर कुड हो जाएगा। मे उसके स्थान पर माइट हो जाएगा। और अगर हैड बीन है या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके स्थान पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर कुड है, अगर वुड है, अगर माइट है तो इसके स्थान पर भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये एज इट इज रहेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी ना तो टाइम से संबंधित कुछ शब्द है उसमें भी परिवर्तन होगा। जैसे दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देर हो जाएगा, टाइम और प्लेस से संबंधित, हैंस का देंस हो जाएगा, हाइदर का धाइदर हो जाएगा, दिस का दस का शो हो जाएगा। दस यानी इस प्रकार, शो यानी ऐसे ही। टुडे का दैट डे हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। उसी प्रकार से अगर लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और द लास्ट फोर्थ नाइट है तो द प्रीवियस फोर्थ नाइट हो जाएगा। फोर्थ नाइट पाक्षिक होता है उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों का भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब उस समय भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपकी महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब की जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो किस सेंटेंस में किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी और किस प्रकार से कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन आएगा। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? टोल्ड हो जाएगी। और कंजक्शन कौन सा आएगा? दैट आएगा। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो सेड टू का आस्क्ड होगा या इंक्वायर्ड होगा, इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। और कंजक्शन तो क्या होगा? इफ या वेदर हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे हो जाएगी? ऑर्डर्ड होगा, रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्टेड होगा या कमांडेड होगा सेड टू के स्थान पर कब? वो भाव के अनुसार होगा। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में भाव जो है, जैसे प्लीज का है तो उसमें रिक्वेस्टेड प्लीज या काइंडली वर्ड आया हुआ है तो इसमें रिक्वेस्टेड होगा। और अगर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को अगर जैसे आर्मी है, पुलिस है तो उसमें वो जो है उसमें ऑर्डर या कमांडेड का भाव आता है। तो इस हिसाब से कंजक्शन क्या आएगा? टू आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें विश्ड होगा, ब्लेस्ड होगा, कास्ट होगा, बाइड होगा, ग्रीटेड होगा, ये शब्द आएंगे और कंजक्शन दैट लगेगा। फिर उसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, अगर उसमें व्हाट या हाउ वर्ड आया, व्हाट या हाउ शब्द आता है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा।
ब्रावो है तो उसका प्रेज या एप्लॉडेड करना है, इसको हटा देना है। हुर्रा है तो उसके स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय होगा। और अल्लाह या आहा जो दुख के भाव होते हैं तो एक्सक्लेम विद शोरो आएगा, कंजक्शन दैट का यूज होगा। इस प्रकार से आप इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूं किस प्रकार से आपको ये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। आज मैं आपको इस फर्स्ट वीडियो में आगे और प्रत्येक सेंटेंस वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से आपको अलग अलग जो है बताया जाएगा किस प्रकार से। जैसे मैं बताता हूं, आई सेड टू राम, आई सेड टू हिम लिख दो या राम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर you have done good job, आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बनाना है तो मैंने जो 5-6 नियम बताए उन नियमों के आधार पर चलना है। कहां कहां, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक कंजक्शन, एक प्रोनाउन जो प्रोनाउन मैंने बताया, और एक वर्ब। अब यहां पर अपने इतने चेंजेस होंगे, पहले ही पता लगा लो कि चेंजेस कहां कहां होने। सबसे पहले आई, अब सेड टू का क्या करना है, सेंटेंस किस टाइप का, सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो इसमें अपन को सेड टू का मैंने अभी बताया रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर क्या आएगा, सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, सेड टू के स्थान पर टोल्ड। फिर हिम, अब कंजक्शन क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या होगा, दैट। फिर उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, SON बटा 1 2 3 बताया था, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में तो यू, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट केस वही का वही रखना है, लेकिन उसका ध्यान रखना है इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ यू है, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। तो ही हैव का क्या हो जाएगा, हैड डन गुड जॉब। अब इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। एक और सेंटेंस में ले लेता हूं, जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, आई, इसको उल्टा कर देते हैं, यू सेड टू मी, आई डिसाइडेड टू हेल्प यू। अब देखिए ये सेंटेंस है, यू है, चेंज कहां होगा, एक यहां चेंज होगा, एक यहां चेंज होगा, एक यहां चेंज होगा, एक यहां चेंज होगा प्रोनाउन में, ध्यान रखना। तो यू सेड टू का टोल्ड, यू टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन, तो यू है तो यहां यू हो जाएगा, यू। अब ये डिसाइडेड है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड डिसाइडेड टू हेल्प। अब यू है, यू सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आई डिसाइडेड। अब यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है भाई, SON बटा 1 2 3 है। अब यहां पर कौन सेकंड पर्सन है, अब ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाओगे, इस मेथड से बनाओगे और ये नियम याद कर लोगे तो आपकी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे। और हम आगे प्रैक्टिस सेंटेंस वाइज करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से, उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।
बाय बाय, सी यू।